गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। भारत में विदेशी एवं इस्लामिक शासन व्यवस्था का जो जड़ है काफ़ी गहरे तक फैल गया था। ऐसे में दक्षिण भारत में हिंदू पद्धति से संचालित शासन व्यवस्था का उदय होना निश्चित ही इतिहास की धारा के विपरीत घटना है। विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत की बात करें तो 1336 ईस्वी में हुई शुरुआत और लगातार 300 वर्षों तक उत्तर भारत से प्रभावित हुए बिना अपना साम्राज्य का विस्तार एवं संचालन कर रहे थे। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत बात करें तो 4 राजवंशों ने शासन किया, जिनका नाम मिलता है संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविडो वंश। कौन कौन सा? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविडो वंश नाम के शासकों ने शासन किया। और आज आपको मैं विजयनगर साम्राज्य के इतिहास की शेयर कराता हूँ। तो शुरू करते हैं। संगम वंश। संगम वंश की स्थापना की बात करें तो संगम वंश की स्थापना की थी हरिहर बुक्का ने। और संगम वंश की जो स्थापना करी हरिहर बुक्का ने वो 1336 ईस्वी में की थी। संगम वंश का प्रथम शासक कौन नियुक्त हुआ? तो संगम वंश का जो प्रथम शासक नियुक्त हुआ वो था हरिहर प्रथम। यहाँ पर पहला नाम हरिहर का है, तो हरिहर प्रथम ही संगम वंश का प्रथम शासक बनेगा। तो हरिहर प्रथम था। और हरिहर प्रथम ने कब तक शासन किया? तो 1356 ईस्वी तक। 1356 ईस्वी तक। हरिहर के द्वारा जो फैसल राज्य है, कौन सा राज्य? फैसल राज्य, उसको किस वर्ष जीता गया? 1346 में। 1336 में ये गद्दी पर बैठते हैं और 1346 में अर्थात 10 साल बाद ये फैसल राज्य को जीत लेते हैं। और मदुरा राज्य पर किस वर्ष विजय प्राप्त हुई थी? तो मदुरा राज्य पर विजय प्राप्त हुई थी 1352-53 में। कब? 1352-53 में। संगम वंश के पहले राजधानी कौन सा नगर बना था? तो वो नगर था जो संगम वंश के पहले राजधानी बना था ओनेगोंडी। कौन था? कौन सा नगर था? ओनेगोंडी। ओनेगोंडी के बाद राजधानी किस नगर को बनाया गया? तो ओनेगोंडी के बाद जो है विजयनगर को राजधानी बनाया गया। जो पहली राजधानी थी वो थी ओनेगोंडी, और उसके बाद जो राजधानी बनी ओनेगोंडी के बाद तो विजयनगर बनी। विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर अवस्थित है? तो विजयनगर जो साम्राज्य है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य अवस्थित है। हरिहर बुक्का जो थे किसके सामंत हुआ करते थे? तो हरिहर और बुक्का, जिसने 1336 ईस्वी में जो संगम वंश की स्थापना की थी, तो हरिहर बुक्का जो थे
काकतीय वंश के शासकों के सामंत हुआ करते थे। किसके? काकतीय वंश के शासकों के सामंत हुआ करते थे। हरिहर बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्यों बंदी बना लिया गया था? तो हरिहर बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने बंदी बना लिया। अब क्यों बना लिया? क्योंकि जो हरिहर बुक्का ने क्या किया था, बहाउद्दीन गुरास्प को आश्रय दिया था उसने। इन दोनों ने क्या किया, हरिहर बुक्का ने जो बहाउद्दीन गुरास्प था उसको आश्रय दिया। इस कारण से ही मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर बुक्का को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा हरिहर बुक्का को कौन सा धर्म ग्रहण करने के लिए बाध्य किया गया? इस्लाम धर्म। जब इनको बंदी बना लिया जाता है हरिहर बुक्का को, तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करेगा, इनको बाध्य करेगा इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए या स्वीकार करने के लिए। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद और इन दोनों भाइयों ने क्या किया, हरिहर बुक्का ने इस्लाम को कबूल भी कर लिया और दोनों भाइयों को कहाँ का विद्रोह साफ करने के लिए भेजा गया? तो दक्षिण के विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया इनको। भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको क्या किया, पहले तो बंदी बना लिया। क्यों बनाया? बहाउद्दीन गुरास्प को आश्रय दिया, इस कारण से बंदी बनाकर इनको जो है बाध्य किया गया, भाई इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो। तो स्वीकार भी कर लिया इन्होंने। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इन दोनों भाइयों को दक्षिण के विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया। तो हरिहर बुक्का का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया गया? शुद्धिकरण मतलब वापस इनको हिंदू धर्म में लाने की बात आती है। तो हरिहर एवं बुक्का का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया गया? गुरु विद्यारण्य के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु विद्यारण्य के द्वारा इनको वापस हिंदू धर्म में लाया गया। विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने के लिए वैचारिक आधार किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वैचारिक आधार की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने के लिए वैचारिक आधार गुरु विद्यारण्य और कवि सायन के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने के लिए वैचारिक आधार किसके द्वारा तैयार किया गया? गुरु विद्यारण्य एवं कवि सायन द्वारा। कौन सा कवि था? सायन कवि। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव किन किन नगरों को प्राप्त हुआ? देखिए, अब विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी बनी वो कौन कौन सी बनी थी क्रम से? ओनेगोंडी जो पहली थी, ओनेगोंडी के बाद विजयनगर, तीसरी बनी बेनुगोंडा और चौथी चंद्रगिरी। पहली थी ओनेगोंडी, दूसरी विजयनगर, तीसरी बेनुगोंडा और चौथी चंद्रगिरी। विजयनगर का प्राचीन नाम क्या था? तो विजयनगर का प्राचीन नाम था हम्पी या हस्तिनावती। विजयनगर का प्राचीन नाम क्या था? हस्तिनावती या हम्पी। संगम वंश का नाम किसके नाम पर पड़ा था? जो संगम वंश का नाम था ये किसके नाम पर पड़ा था? तो हरिहर बुक्का ने जो संगम वंश की स्थापना करी थी 1336 ईस्वी में, तो संगम वंश का नाम इनके पिता अर्थात हरिहर बुक्का के पिता के नाम पर पड़ा। संगम के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे संगम के। अब हरिहर प्रथम ने 1336 से लेकर 1356 तक शासन किया। उसके बाद उनका जो उत्तराधिकारी बनेगा वो बनेगा बुक्का प्रथम। कौन बनेगा? बुक्का प्रथम। तो बुक्का प्रथम किसके साथ मिलकर संयुक्त शासक के रूप में काम कर रहा था? तो हरिहर के साथ। हरिहर के साथ बुक्का प्रथम को संयुक्त शासक किस वर्ष नियुक्त किया गया? 1346 में। 1346 में बुक्का के द्वारा चीन में, जो ये बुक्का था, तो बुक्का के द्वारा चीन में दूत मंडल कब भेजा गया? 1374 ईस्वी में।
हरिहर के बाद जो शासक बनते हैं वो बुक्का प्रथम बनते हैं। और बुक्का प्रथम ने क्या किया, चीन में दूत मंडल भेजा। कब भेजा था, 1374 ईस्वी में। 1374 ईस्वी में मदुरा को पूरी तरीके से विजयनगर में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। जो मदुरा था उसको पूरी तरीके से, मतलब संपूर्ण मदुरा को विजयनगर में किस वर्ष सम्मिलित कर लिया गया, 1377 ईस्वी में। 1377 ईस्वी में क्या हुआ कि मदुरा को पूरी तरह विजयनगर में शामिल कर लिया गया। बुक्का का किस बहमनी सुल्तान के साथ युद्ध हुआ। तो बुक्का जो था उसका मोहम्मद शाह प्रथम जो बहमनी सुल्तान था उसके साथ युद्ध हुआ। बुक्का प्रथम का बहमनी सुल्तान के साथ। अब वो कौन सा सुल्तान है, बहमनी सुल्तान का नाम है मोहम्मद शाह प्रथम। तो मोहम्मद शाह प्रथम के साथ बुक्का का जो है युद्ध होता है। अब बहमनी राज्य के साथ जो युद्ध हुआ उसका परिणाम क्या हुआ। बहमनी राज्य के साथ अर्थात मोहम्मद शाह प्रथम के साथ जो बुक्का का युद्ध होता है तो उसका परिणाम होता है कि समझौते के तहत जो रायचूर दोआब था, कौन सा दोआब, रायचूर दोआब का क्षेत्र विजयनगर को प्राप्त हुआ। जो रायचूर दोआब था वो प्राप्त होता है विजयनगर को। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि, जो वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई, तो बुक्का के द्वारा। तो बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। बुक्का के द्वारा उपाधि धारण की गई थी वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। वेद सहित सभी धार्मिक ग्रंथों की टीका लिखवाकर साहित्य को समृद्धि किसके द्वारा किया गया था। तो वेद सहित सभी धार्मिक ग्रंथों की टीका लिखवाकर साहित्य को समृद्धि किसके द्वारा दिया गया था, बुक्का के द्वारा। किसके द्वारा, बुक्का के द्वारा। वेद सहित सभी धार्मिक ग्रंथों की टीका लिखवाकर साहित्य को समृद्धि किसके द्वारा दिया गया, बुक्का के द्वारा। बुक्का के समय विजयनगर, कौन सा नगर, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को की रेखा, किसकी रेखा, विजयनगर की और बहमनी साम्राज्य की जो रेखा थी, सीमा रेखा, किस नदी को माना गया था, तो कृष्णा नदी को माना गया था। बुक्का के समय विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की सीमा रेखा जो है, जो कृष्णा नदी है, उसको माना गया था। बुक्का के द्वारा किस धार्मिक नीति का अनुसरण किया गया था, तो बुक्का के द्वारा सहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति का अनुसरण किया गया था। किस, कौन सी नीति थी, सहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति के द्वारा, धार्मिक नीति बुक्का के द्वारा अनुसरण की गई थी। अब हरिहर और बुक्का दोनों जो हैं शासक बन गए। उसके बाद जो तीसरे शासक बनेंगे वो वापस हरिहर द्वितीय बनेंगे। कौन बनेंगे, हरिहर द्वितीय नाम से बनते हैं शासक। पहला बना हरिहर क्योंकि दोनों भाइयों ने संगम वंश की जो स्थापना करी थी 1336 ईस्वी में। किसने, हरिहर और बुक्का ने। अब ये तो बन गए शासक, ये दोनों प्रथम थे। उसके बाद वापस हरिहर का नंबर आएगा, लेकिन हरिहर सेकंड का, ठीक है, हरिहर सेकंड का। तो हरिहर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था, 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक।
अब हरिहर द्वितीय के द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी वो थी महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। हरिहर द्वितीय के द्वारा किन राज्यों को विजयनगर साम्राज्य में जीतकर शामिल कर लिया गया। अब हरिहर द्वितीय क्या करेंगे, पहली बात तो इन्होंने जो धारण की उपाधि वो थी महाराजा धीराज। कौन सी? महाराजा धीराज। और हरिहर द्वितीय के द्वारा ही इतने सारे राज्यों को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया। तो उन राज्यों के नाम इस प्रकार हैं, एक तो था कनारा, मैसूर, तिरुचिन्नापल्ली, कांची आदि प्रदेश। दोबारा देखेंगे अपन, करारा, मैसूर, तिरुचिन्नापल्ली, कांची और आदि प्रदेश। इन राज्यों को जीता किसने? हरिहर द्वितीय ने, और विजयनगर में शामिल कर लिया। आगे, श्रीलंका से राजस्व वसूल करने का श्रेय देखिए आप, हरिहर द्वितीय ने क्या क्या किया। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, इन राज्यों को जीता उन्होंने और विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया, कानारा, मैसूर, तिरुचिन्नापल्ली, कांची और आदि प्रदेश को। उसके बाद बात करें श्रीलंका, जो श्रीलंका है उससे भी राजस्व वसूल कर लिया। किसने? हरिहर द्वितीय ने। अच्छा, रायचूर दोआब क्षेत्र को लेकर किस बहमनी शासक के साथ हरिहर द्वितीय का विवाद हुआ। अब देखिए आप, जो हरिहर द्वितीय का विवाद होता है किस बहमनी शासक के साथ? रायचूर दोआब क्षेत्र को लेकर जो फिरोज शाह बहमनी है उसके साथ जो है विवाद हो जाता है। समझ रहे हो आप? तो रायचूर दोआब के क्षेत्र को लेकर दो शासक भिड़ते हैं। कौन कौन से? एक तो हरिहर द्वितीय है, हरिहर सेकंड, और दूसरे हैं फिरोज शाह बहमनी। ये दोनों की टक्कर होती है, मतलब युद्ध होता है रायचूर दोआब को लेकर। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर होगा साहब, फिरोज शाह बहमनी और हरिहर द्वितीय के बीच जो लड़ाई हुई रायचूर दोआब को लेकर, तो इसमें भाई साहब फिरोज शाह बहमनी जो है जीत जाते हैं। फिरोज शाह बहमनी जीत गए साहब। और हरिहर द्वितीय जो थे वो शिव के उपासक, किस रूप का उपासक था? जो हरिहर सेकंड थे वो शिव के किस रूप के उपासक थे? तो वो रूप था शिव का विरूपाक्ष। विरूपाक्ष। हरिहर द्वितीय के द्वारा किस धार्मिक नीति का अनुसरण किया गया था? तो सहिष्णुता पूर्ण धार्मिक नीति का। बहमनी साम्राज्य जो थे पहलगांव एवं गोवा प्रदेश को किसके द्वारा छीन लिया गया? बहमनी साम्राज्य बेलगांव एवं गोवा प्रदेश को किसके द्वारा छीन लिया गया था? हरिहर द्वितीय के द्वारा। अब जो अगले शासक बनेंगे वो बनेंगे साहब देवराय प्रथम। कौन बनेंगे? देवराय प्रथम। जो देवराय प्रथम का शासनकाल था वो था 1406 से लेकर 1422 तक। 1406 से 1422 तक इनका शासनकाल था। अब क्या करेंगे कि देवराय प्रथम जो थे वो युद्ध होता है इनका पहला युद्ध फिरोज शाह बहमनी के साथ। क्यों होगा? देखिए इधर, क्योंकि फिरोज शाह बहमनी ने संगम वंश का जो शासक थे हरिहर द्वितीय उनको हरा दिया और दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी रायचूर दोआब को लेकर, और इसमें विजय हुआ था जो था फिरोज शाह बहमनी। अब इनको हराएगा कौन? कौन? देखते हैं आगे। तो देवराय प्रथम को जो पहला युद्ध करना पड़ा वो फिरोज शाह बहमनी के साथ करना पड़ा, क्योंकि वो पहले लड़ाई में जीत गया था हरिहर द्वितीय से। तो फिरोज शाह बहमनी के साथ युद्ध होता है देवराय प्रथम का पहला युद्ध।
तो पराजय के फलस्वरूप अब इसमें पराजय होती है किसकी? देवराय प्रथम की। तो देवराय प्रथम को युद्ध के हार जाने के रूप में क्या कीमत चुकानी पड़ी थी? तो वो थी इतने मोती के बराबर मोती और हाथी देने पड़े थे साहब, है ना। इतने तो मोती देने पड़े और हाथी भी देने पड़े, साथ में अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमानी से भी करना पड़ा। किसको? देवराय प्रथम को। और दोआब क्षेत्र में स्थित बांकापुर भी देना पड़ा। देखो कितनी कीमत चुकानी पड़ी। देवराय प्रथम ने युद्ध किया था फिरोज शाह बहमानी के साथ, भाई अपन शासक बन जाएंगे इनको हरा कर, लेकिन भाई साहब हाल पराजय हो गई देवराय प्रथम की और कीमत चुकानी पड़ी साहब उनको। क्या क्या कि हाथी देने पड़े, अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमानी से करना पड़ा और दोआब क्षेत्र में स्थित बांकापुर देना पड़ा। अब दक्षिण में पहला राजनीतिक विवाह किसकी पुत्री का हुआ था? तो दक्षिण में पहला राजनीतिक विवाह हुआ केरला के राजा के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमानी से। फिरोज शाह बहमानी से। बात करें तुंगभद्रा नदी पर जो बांध बनाया तो किस शासक ने बनाया? देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा जो नदी थी उस पर बांध बनाने का श्रेय जाता है देवराय प्रथम को। तुंगभद्रा नदी पर जल प्रणाली बनाकर किस प्रदेश की सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई? विजयनगर प्रदेश की। तो तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया किसने? देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम के समय एक इटली यात्री आता है, इतालवी यात्री जो विजयनगर की यात्रा करता है, तो वो था निकोलो कोंटी। कौन था? निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी के द्वारा विजयनगर के जो उत्सव थे, त्यौहार थे, उनका वर्णन किया गया। तो वो कौन कौन से त्यौहार थे? वो थे दीपावली और नवरात्रा। देवराय प्रथम के समय विजयनगर के राज दरबार को कौन सुशोभित करता था? तो जो देवराय प्रथम था उसके समय जो विद्वान था वो कौन था राज दरबार में? तो तेलुगु कवि था वो श्रीनाथ। कौन था? श्रीनाथ। तो श्रीनाथ जो थे वो तेलुगु कवि थे और देवराय प्रथम के दरबार में विद्वान थे वो। श्रीनाथ के द्वारा जो ग्रंथ की प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई वो था, ग्रंथ का नाम था हर विलास, हर विलासम। तो श्रीनाथ के द्वारा, श्रीनाथ कौन था? तेलुगु कवि था। किसके दरबार में था? देवराय प्रथम के दरबार में था। और तेलुगु कवि जो श्रीनाथ था उसकी रचना का नाम क्या है? हर विलासम, हर विलासम। देवराय प्रथम के समय विद्या के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में किस नगर को प्रसिद्धि प्राप्त है? विजयनगर को। किसको? विजयनगर को। देवराय प्रथम जो विद्वानों को सम्मानित करता था, विद्वानों को जो सम्मानित करता था वो किस स्थान पर करता था? तो मुक्ता नामक सभागार था। मतलब मुक्ता सभागार में क्या किया करता था देवराय प्रथम? मुक्ता सभागार में जो विद्वान थे उनको सम्मानित किया करता था। देवराय द्वितीय के द्वारा विजयनगर पर शासन क्या था? अब देवराय द्वितीय जो था और उसने कब से कब तक शासन किया? तो 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक देवराय द्वितीय को जनता के द्वारा किन उपाधियों से विभूषित किया गया? अब देवराय द्वितीय को जनता के द्वारा कौन कौन सी उपाधियां दी गई? एक तो था इम्माडी देवराय, इम्माडी देवराय, और दूसरी थी उपाधि पोड देवराय। इम्माडी देवराय और पोड देवराय। तो देवराय द्वितीय की जो तुलना की गई वो इंद्र से की गई। देखिए आप, इनकी उपाधियां तो थी इम्माडी देवराय, पोड देवराय, और देखो देवता से भी तुलना की गई है, वो भी इंद्र देवता से। किसकी? देवराय द्वितीय की इंद्र देवता से तुलना
की गई है। देवराय द्वितीय ने गज बैठकर उपाधि क्यों धारण करी? अब जो गज बटेकर जो उपाधि धारण की वो हाथियों का शिकार करने के कारण मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती करने वाले, देखिए आप, मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया और जागीर भी दे दी। तो वो शासक कौन थे? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ने क्या किया कि मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया और जागीरें भी प्रदान की। किस नीति को लागू करने के बाद, किस नीति को लागू करने के लिए मुसलमानों को भर्ती किया गया था? तो भाई साहब, मुसलमानों को भर्ती करने का भी कारण था। तो क्या कारण था वो? कि बहमनी के जो समान सेनाएं, बहमनी जो साम्राज्य है उसमें जो सेना है उसके समान सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए देवराय द्वितीय के समय फारसी या ईरानी राजदूत ने यात्रा की थी। उसका नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक। विजयनगर को संसार का सबसे शानदार नगर किसने बताया? तो विजयनगर को संसार का सबसे शानदार नगर बताया अब्दुल रज़्ज़ाक ने। किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की यात्रा की थी? तो पुर्तगाली था वो जिसने विजयनगर की यात्रा की थी, वो था नूनीज। नूनीज नूनीज के अनुसार किन राज्यों ने विजयनगर को कर प्रदान किया? तो नूनीज आया था, पुर्तगाली यात्री था ये नूनीज। तो ये विजयनगर आया और इसने देखा कि इतने राज्य हैं जो विजयनगर को कर देते हैं, कर प्रदान करते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? किविलान, श्रीलंका, पुलिकट, बर्मा और मलाया। किविलान, श्रीलंका, पुलिकट, बर्मा और मलाया, ये राज्य जो हैं विजयनगर को कर प्रदान करते हैं नूनीज के अनुसार। नूनीज कौन? पुर्तगाली यात्री जिसने विजयनगर की यात्रा की। देवराय द्वितीय किस भाषा का प्रकांड विद्वान था? तो वो था संस्कृत भाषा का। संस्कृत के किन ग्रंथों की रचना का श्रेय देवराय द्वितीय को जाता है? तो देवराय द्वितीय द्वारा जो संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं वो है महानाटक था एक तो सुधानिधि। क्या नाम था महानाटक का? सुधानिधि। और जो बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका, एक तो था सुधानिधि और दूसरा था बादरायण के जो ब्रह्मसूत्र था उस पर टीका। मल्लिकार्जुन की बात करें तो इनका शासनकाल था 1446 से लेकर 1465 तक। मल्लिकार्जुन के समय किसकी संयुक्त सेना ने विजयनगर पर आक्रमण किया? अब शासक बन गए मल्लिकार्जुन। तो इनके समय में क्या हुआ कि उड़ीसा और बहमनी साम्राज्य के द्वारा आक्रमण किया गया। भाई संगम वंश का जो शासक बना वो तो बना मल्लिकार्जुन। अब इस पे कौन कौन आक्रमण करेगा? एक तो उड़ीसा और जो बहमनी साम्राज्य हैं, ये दोनों मिलकर, दोनों की संयुक्त सेना इस मल्लिकार्जुन पर आक्रमण करेगी। तो संगम वंश का पतन किसके शासनकाल में प्रारंभ हो गया? मल्लिकार्जुन के समय। मल्लिकार्जुन के समय किस चीनी यात्री ने यात्रा की? तो मल्लिकार्जुन के समय माहुयान। किसने? माहुयान ने। देखिए दोनों एम से चालू हो जाते हैं, मल्लिकार्जुन और माहुयान। माहुयान के द्वारा विजयनगर की यात्रा किस वर्ष की गई? तो जो ये माहुयान आया था मल्लिकार्जुन के समय, ये 1451 में आया। कब आया? 1451 में। इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं विरूपाक्ष द्वितीय। तो विरूपाक्ष द्वितीय का जो शासनकाल था वो था 1465 से लेकर 1485 तक उन्होंने शासन किया। तो दोस्तों ये थे संगम वंश से लेकर
टॉपिक से लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। प्रश्न वही थे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते रहेंगे। और आप चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी जो है दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।